Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. From today's, we are going to start Elizabethan Age. So our today's topic is Christopher Marlowe. He belongs to Elizabethan era. His lifespan was 1564 to 1593. तो बहुत ही छोटा सा लाइफ स्पैन था उनका 29 ईयर्स का। और उनका जो बर्थ हुआ था वो 2 फरवरी 1564 को हुआ और बर्थ प्लेस थी कैंटरबरी कैंट इंग्लैंड। As he was contemporary of William Shakespeare, so there are some controversies. कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने अपनी डेथ को फेक किया और उन्होंने विलियम शेक्सपियर के नेम से लिखना स्टार्ट कर दिया। मतलब उन्होंने झूठ बोला पर एक्चुअल में वो मरे नहीं थे, पर बाद में उन्होंने विलियम शेक्सपियर के नेम से लिखना स्टार्ट कर दिया था। पर हम लिटरेचर में उनको टू डिफरेंट आइडेंटिटी से ही स्टडी करेंगे। तो उनका जो बैप्टिज़म हुआ वो 26 फरवरी और 1564 को हुआ था और उनकी जो डेथ हुई थी वो 30 मई 1593 को हुई थी। तो जैसे उनके बर्थ से रिलेटेड कंट्रोवर्सीज हैं, ऐसे उनकी डेथ से रिलेटेड भी काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एक बार वो अपने फ्रेंड्स के साथ खाना खा रहे थे तो फूड बिल से रिलेटेड कोई इशू आया, तो किसी ने उनकी राइट आई पे स्टैब्ड कर दिया और उनकी वहीं पे डेथ हो गई। बट कुछ लोग कहते हैं कि ये एक सिर्फ इंसिडेंट ही था, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ। पर उन पे एथीज़म के चार्जेस लगे थे। एथीज़म मीन्स वन हु डजंट बिलीव ऑन गॉड। तो कुछ लोग कहते हैं कि इनको जासूसी की वजह से अरेस्ट किया गया था, क्योंकि पहले इनको एक स्पाई भी माना जाता था, क्योंकि इनको एक बार एलिजाबेथ क्वीन की ओर से एक लेटर मिला था। तो ये भी कंट्रोवर्सी है कि शायद ये एक स्पाई थे। तो कुछ लोग यही कहते हैं कि इनको जासूसी की वजह से अरेस्ट किया गया और छूटने पर किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने ही इनको मार दिया था। और ये होमोसेक्सुअल भी थे, तो कुछ लोग ये भी मानते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी की वजह से इनके कईयों के साथ दुश्मनी थी, जिस वजह से उन्होंने इनको मार दिया। तो इनकी डेथ से रिलेटेड काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी है, तो वी डजंट नो कि इनकी डेथ कैसे हुई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि उनके टॉम पे डॉक्टर फोस्टर्स का एपिलॉग लिखा गया है। और शेक्सपियर जो थे उन्होंने अपनी एक कॉमेडी एज यू लाइक इट को क्रिस्टोफर मार्लोव को ट्रिब्यूट किया था। और इनके जो फादर थे वो एक शू मेकर थे पेरिस में, जिनका नेम था जॉन मार्लोव। और मार्लोव अपने 9 भाई बहनों में सेकंड नंबर पे थे और उन्होंने बैचलर की डिग्री 1584 में ऑब्टेन की थी। तो उन्होंने अपनी स्कूलिंग किंग्स कॉलेज कैंटरबरी से की और बाद में वो कॉर्पस क्राइस्टी कॉलेज कैम्ब्रिज से पढ़े। एज मार्लोव स्टडीड इन कैम्ब्रिज, सो ही बिलोंग्स टू यूनिवर्सिटी विट एंड ही ऑल्सो बिलोंग्स टू एलिजाबेथन एज। ही रिटन हिज ट्रेजेडी इन ब्लैंक वर्स। तो उनको ब्लैंक वर्स का रियल क्रिएटर भी माना जाता है और बेन जॉनसन ने उनके ब्लैंक वर्स की प्रेस की है एज द माइटी लाइन बोल के। और उनका जो पेन नेम है वो है किट मर्करी मार्गरेट। ही जॉइंड द फ्री थिंकर क्लब। तो मार्लोव ने एक क्लब ज्वाइन किया था जिसका नेम था फ्री थिंकर क्लब, और इसको अंडरग्राउंड क्लब और द स्कूल नाइट भी बोला जाता था। ये जो फ्री थिंकर क्लब था इसमें हर कैटेगरी के लोग थे, जैसे कि नोबल मैन भी थे, कॉमन मैन भी थे, कोर्टयार्ड भी थे। तो ये इस क्लब को ये भी माना जाता है कि ये एथिज्म को बिलोंग करता था। नेक्स्ट हम उनके लिटरेरी वर्क्स देखते हैं। तो उनके लाइफ टाइम पे उनके सिर्फ 2 ही वर्क पब्लिश हुए थे, बाकी सारे उनके पोस्टमसली पब्लिश हुए थे या आफ्टर डेथ पब्लिश हुए थे। तो उन्होंने 2 बुक्स भी ट्रांसलेट की थी। फर्स्ट थी ओविड्स आमस, जिसको द लव्स भी बोलते हैं, एंड सेकंड बुक वन ऑफ लूकास फ्रेजेलिया फ्रॉम लैटिन। नेक्स्ट हम बात करते हैं उनके प्लेस की। तो उन्होंने टोटल 7 प्लेस लिखे, जिनमें से कि एक इनकम्प्लीट था।
तो फर्स्ट उनका मोस्ट फेमस वर्क जो है वो है डॉक्टर फोस्टर्स। ये एक मोरालिटी एपिक है। इट बेस्ड ऑन जर्मन लेजेंड। इसकी जो सेटिंग रखी गई है वो विटनबर्ग और स्टॉकहोम में रखी गई है और इसका थीम है डिज़ायर फॉर नॉलेज। और इसमें हीरो है डॉक्टर फोस्टस और लूसीफर प्रिंस ऑफ डेविल्स जो एक डीमन है। सीन 5 है इसमें। और ये फर्स्ट प्ले है उनका जो ब्लैंक वर्स में लिखा गया था। और इस प्ले के 2 डिफरेंट वर्जन जो हैं वो जेकोबियन इरा में भी पब्लिश हुए। इसमें एक इम्पॉर्टेंट कोट है, वॉर्स इज द फेस दैट लॉन्च्ड 1,000 शिप्स। नेक्स्ट हम शॉर्ट में इसकी समरी देख लेते हैं। इसमें जो डॉक्टर फोस्टस है वो हीरो है इस स्टोरी का। तो उसने लॉ, मेडिसिन, लॉजिक वगैरह हर तरह की स्टडी की है, पर अब वो ब्लैक मैजिक सीखना चाहता है। तो वैगनर उसका सर्वेंट है एक, और वाल्थस एंड कॉर्नेलियस उसके 2 फ्रेंड्स हैं जो उसे ब्लैक मैजिक सिखाते हैं। और एक मफिस्टोफिल है जो कि लूसीफर डेमन का सर्वेंट है। और बाद में जो डॉक्टर फोस्टस है वो अपनी सोल को सेल करके मफिस्टोफिल को अपना सर्वेंट बनाता है। तो डॉक्टर फोस्टस जो है वो 24 इयर्स के लिए डेमन को अपनी सोल सेल कर देता है, लूसीफर को अपनी सोल सेल कर देता है इन एक्सचेंज ऑफ पावर एंड लग्जरी। तो अपनी सोल को सेल करने के लिए उसने लूसीफर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना था, जिसके लिए उसे अपने आर्म से ब्लड देना था उसे। तो जब वो अपने आर्म कट कर रहा होता है तो ब्लड से एक इंस्क्रिप्शन शो होती है, होमोफ्यूज। होमोफ्यूज जिसका मीनिंग है फ्लाई ऑफ मैन। तो एक तरह से उसे गॉड वॉर्न कर रहे होते हैं कि इस बुराई से भाग जाओ, पर वो ऐसा नहीं करता। पर बाद में जो 24 इयर्स है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं और फिर वो रिपेंटेंस करता है। इस प्ले में एक वर्ड बार बार आया है, फॉस्टियन बार्गेन। तो इट मीन्स कि कैसे हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए अपने प्रिंसिपल्स को छोड़ देते हैं, उनको सेल कर देते हैं। सेकंड प्ले है उनका डिडो द क्वीन ऑफ कार्थेज जो कि 1586 में पब्लिश हुआ था। और ये उन्होंने अकेले नहीं लिखा था, ये उन्होंने थॉमस नैशे के साथ कोलैबोरेशन में लिखा था। ये जो उनका प्ले है ये रोमन पोइट वर्जिल के फर्स्ट 3 अर्ली बुक्स के ऊपर पब्लिश है। तो रोमन पोइट जो वर्जिल थे उन्होंने बहुत पहले 3 बहुत ही फेमस बुक्स लिखी थी, जिनमें से कि फर्स्ट थे एनीट। तो ये जो वर्क है क्रिस्टोफर मार्लोव का, ये उन्हीं के 3 बुक्स के ऊपर बेस्ड है। और इसको रेगुलर स्टेज पे परफॉर्म नहीं किया गया था, इसको चिल्ड्रन चैपल में परफॉर्म किया गया था, जो कि एक बॉय एक्टर की कंपनी थी। तो उस टाइम पे जो प्ले परफॉर्म्स होते थे उनके लिए अलग अलग कंपनीज थी जिनके अलग अलग नेम्स होते थे। तो उन्हीं में से जो बॉय एक्टर कंपनी थी वहाँ पे इस प्ले को परफॉर्म किया गया था। इसकी स्टोरी मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। इसमें जो डिडो है, जो कार्थेज की क्वीन है डिडो, वो एनियास से प्यार करने लग जाती है। पर जो एनियास है वो उसे रिजेक्ट कर देता है और इटली के मिशन पे चला जाता है, जिस करके वो बाद में सुसाइड अटैम्प्ट कर लेती है। नेक्स्ट प्ले था उनका टेम्बरलेन द ग्रेट जो कि 1587 में पब्लिश हुआ। और बाद में इसका एक सीक्वल भी 1588 में पब्लिश हुआ था, टेम्बरलेन द ग्रेट 2। और ये उनके प्ले हैं जो सिर्फ उनके लाइफ टाइम में पब्लिश हुए। तो इनका सोर्स जो है वो क्लासिकल लिटरेचर से लिया गया है। और ये स्टोरी बेस्ड है एशियन एम्परर आमिर तैमूर की स्टोरी, उनकी लाइफ से। तो पहले वो एक शेपर्ड था पर बाद में वो एम्परर बन जाता है। और उसकी इसमें जर्नी बताई गई है, शेपर्ड से एम्परर तक की जर्नी। और टेम्बरलेन द ग्रेट 1 जो है ये तैमूर की मैरिज से एंड हो जाता है। और जो टेम्बरलेन द ग्रेट 2 है इसमें तैमूर की डेथ भी दिखाई गई है। और ये जो उनका प्ले था ये एलिजाबेथन ड्रामा में एक टर्निंग पॉइंट लेके आया, क्योंकि इसकी लैंग्वेज बहुत रिच थी, प्लॉट भी बहुत कॉम्प्लेक्स था और इसका थीम भी बहुत कॉम्प्लेक्स था। तो ये एलिजाबेथन एज में एक टर्निंग पॉइंट लेके आया।
नेक्स्ट प्ले है मालव का एडवर्ड द सेकंड, जो कि 1592 में पब्लिश हुआ। और ये एक इंग्लिश हिस्टोरिकल प्ले है जिसमें कि एडवर्ड सेकंड जो इंग्लैंड का किंग है, उसका ट्रबलसम रेन, उसकी डिपोजिशन बताई गई है बाय हिज वेरोनास एंड द क्वीन। इस प्ले में होमोसेक्सुअल सेंसिबिलिटी दिखाई गई है। वो इस तरह से क्योंकि जो एडवर्ड द सेकंड था उसके जो फादर थे एडवर्ड द फर्स्ट, तो वो पहले किंग थे। तो जो उनका मिनिस्टर था एक गेवस्टोन, तो उसके एडवर्ड द फर्स्ट के बेटे एडवर्ड द सेकंड के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे, मतलब होमोसेक्सुअल रिलेशन थे। तो एडवर्ड द फर्स्ट जो थे उनको ये बात अच्छी नहीं लगती और वो गेवस्टोन को एक्साइल दे देते हैं या अपने रास्ते निकाल देते हैं। तो जब बाद में एडवर्ड द फर्स्ट की डेथ होती है तो जो एडवर्ड द सेकंड थे वो गेवस्टोन को वापस बुलाते हैं, उन्हें उसे कहते हैं कि अब मेरे फादर की डेथ हो गई है, अब तुम वापस आ सकते हो। तो उसके बाद की स्टोरी जो है इसमें एडवर्ड द सेकंड में दिखाई गई है। और बाद में इस प्ले को बेर्टोल्ट ब्रेच ने 1923 में इस प्ले को अडॉप्ट कर लिया था। तो ये आपको याद होना चाहिए कि इस प्ले को बाद में किसने अडॉप्ट किया था, तो बेर्टोल्ट ब्रेच ने इस प्ले को अडॉप्ट कर लिया था। नेक्स्ट प्ले है द ज्यू ऑफ माल्टा, जो कि एक बहुत ही फेमस ट्रेजेडी है और इसका जो फुल टाइटल है वो है द फेमस ट्रेजेडी ऑफ रिच ज्यू ऑफ माल्टा। तो इसमें फाइट दिखाई गई है सुपरमेसी के लिए स्पेन और ऑटोमन एम्पायर में। तो इस टाइम पे जो ये दोनों एम्पायर हैं स्पेन एंड ऑटोमन, वो दोनों सुपरमेसी के लिए लड़ रहे होते हैं। इसमें जो माल्टेज ज्यूइश मर्चेंट है उसका नेम है बरब्बा, और उसकी जो वेल्थ है वो सारी सीज्ड कर ली जाती है या गवर्नमेंट के द्वारा सारी वेल्थ उसकी अपने कब्जे में ले ली जाती है, जिस कारण वो अपनी डेथ तक गवर्नमेंट के साथ फाइट करता है। तो इसमें उसका सिटी अथॉरिटी के अगेंस्ट रिवेंज है और इसमें जो प्रोलॉग डिलीवर किया है वो जॉन मैकाइवली के द्वारा प्रलोग दिया गया है। और शेक्सपियर ने जो अपनी बुक मर्चेंट ऑफ द वेनिस लिखी थी वो भी इसी बुक से इंस्पायर्ड होके लिखी थी। अब लास्ट प्ले था उनका मैस्क्योर एट पेरिस, जो कि 1593 में पब्लिश हुआ और ये एक इनकम्प्लीट हिस्टोरिकल प्ले था जिसकी सेटिंग पेरिस में रखी गई थी और इसको कंप्लीट किया था थॉमस लॉस ने। तो ये स्टोरी बेस्ड है एक रियल मैस्कैर पे जो कि पेरिस में हुआ था और जिसमें बहुत सारे प्रोटेस्टेंट को मार दिया गया था, और वो डे था सेंट बार्थोलोमेवस डे। तो इस डे पे 300 प्रोटेस्टेंट को कैथोलिक्स के द्वारा मार दिया गया था। और इस स्टोरी का जो फुल टाइटल है वो है विद द डेथ ऑफ ड्यूक ऑफ गाइस। तो ये जो प्ले था मैसेकर एट पेरिस, इसको क्वीन एलिजाबेथ को लिखा गया था वार्न करने के लिए कि जैसा पेरिस में हुआ वैसा इंग्लैंड में भी हो सकता है, कि कैसे इतने सारे कैथोलिक्स ने प्रोटेस्टेंट को मार दिया। तो इसीलिए उसको वार्न करने के लिए इसे लिखा गया था। और ये जो मैसेकर एट पेरिस है इसको नेथेलियन ले ने भी लिखा था। अब हम बात करते हैं उनके पोइम्स की। तो उन्होंने 2 पोइम्स लिखी थी। फर्स्ट है द पैशनेट शेपर्ड टू हिज लव। इसमें एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कम विद मी एंड बी माई लव। और इस पोइम को पास्टरल स्टाइल में लिखा गया था क्योंकि इसका जो हीरो था वो शेपर्ड था। इसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म है कार्पेडियम। इट मीन्स कि सीज द डे एंड लिव लाइफ ऑफ द फुलेस्ट, मतलब डे को यही रोके और लाइफ को फुल एंजॉय करें। तो इसमें जो शेपर्ड जो हीरो है वो अपनी बिलवड के साथ बहुत सारे प्रॉमिसेस करता है और उसको बहुत सारे क्वेश्चंस करता है, जिसके रिप्लाई में सर वॉल्टर रिले ने एक पोइम लिखी द निम्फ रिप्लाई टू द शेपर्ड। तो इसमें जो बिलवड है वो शेपर्ड को रिप्लाई कर रही है उसके क्वेश्चंस का। और जॉन डन ने भी एक पोइम लिखी थी द बेट, जिसमें उन्होंने इस पोइम की इम्पॉर्टेंट लाइन कम विद मी एंड बी माई लव यूज़ की थी। अब सेकंड पोइम लिखी थी क्रिस्टोफर मार्लोव ने हीरो एंड लिएंडर। ये इनकम्प्लीट पोइम थी जिसको कंप्लीट किया था जॉर्ज चैपमैन ने।
तो इसमें जो हीरो है वो एक लेडी का नेम है जो कि ग्रीक गॉड वीनस की प्रीस्टेस है, और जो लिएंडर है वो हीरो के साथ लव करता है। तो इन दोनों के रास्ते में एक सी पड़ता है या एक हेलस्पॉन्ट है, तो ये इन दोनों में रोमांस चल रहा है। तो जो लिएंडर है वो इस सी को क्रॉस करके नाइट टाइम पे हीरो को मिलने के लिए जाता है। तो ये सारी जो पोइम है ये नाइट टाइम में ही लिखी गई है और अर्ली मॉर्निंग होते होते इसको कंप्लीट कर दिया गया है। और इस पोइम को एपिलियन स्टाइल में लिखा गया है। एपिलियन वो पोइम होती है जो कि एपिक और एलजी से लॉन्गर होती है और जिसका मेजर सब्जेक्ट लव होता है। So this is all about Christopher Marlowe's life and his work. Thanks for watching my video. Have a great day.